बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि ऑडियो टेप ने इमरान खान साहब के दोहरे में खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। इस पर मुबैना ऑडियो टेप पर जो PTI है उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया है और इसकी तरदीद की गई है, जबकि आज इमरान खान साहब ने चारसदा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुखालिफिन पर शदीद तनकीद की। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद आने की तैयारियां जारी हैं और उन्होंने कहा है कि हम एक दफ़ा फिर आएंगे और इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में जितने जलसे जुलूस होंगे उन पर पाबंदी आयद की जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में, और इसकी मुखालफत भी की जा रही है। क्या समझ रहे हैं कि क्या इस बार इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद आएंगे तो वो उनके जो मुतालबात हैं उस पर हुकूमत को कन्विंस कर सकेंगे या मजीद प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे, या हुकूमत का जो बयानिया है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है? ये एक सवालिया निशान है जिसका मैं जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ कि क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये बात हुई ऑडियो टेप के हवाले से, मलिक रियाज साहब की गुफ्तगू जो जरदारी साहब से हो रही है जी, उसका एक हिस्सा वो गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठाया कि जिसमें तो उन्होंने मलिक रियाज साहब से कहा कि आप जरदारी साहब से बात करें, तो मलिक रियाज साहब ने जरदारी साहब से, जरदारी साहब उस वक्त तक आगे जा चुके थे, लेकिन आगे जाके जरदारी साहब भी फंस गए। इसमें मैं भी आता हूँ। लेसन्स लर्नड मैं हमेशा कहता हूँ ना, जंगें ख़त्म होने को लेसन्स क्या सीख, तो फौजें में बैठ के खिलाड़ी खेलों के बाद बच्चे पेपर फेल हो जाते हैं तो वो पास हो जाते हैं, उनसे देखते हैं कहाँ गलती हुई थी, टीचर्स बताते हैं उनको। खेलों के बाद वो देखते हैं कि अच्छा यार ये खेल में यहाँ ऐसे गोल हो गया था, ऐसे हमें ठीक करेंगे। कोई किसी भी ज़िंदगी में इंसान कोई भी मुकाबला हर रोज़, हत्ता कि खाना पकाते हुए किचन में खाना खराब हो जाए तो आदमी सीखता है कि जी खाना कैसे सही कल कैसे करना है। हर आपकी जो अमल है जो अच्छा हो तो उससे फिर आदमी सीखता है कि अच्छा इस तरह से काम ठीक हो जाता है और उसमें बरकत पड़ती है, अल्लाह ताला करम करता है अपना। और जो है वो कहीं गलती हो जाए तो फिर आदमी उसको गलती को सुधारता है। ये एक बुनियादी सी बात है, लेसन्स लर्न। ये फौजें जंगें हारती हैं तो फिर पूरे पूरे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि जंगें, किताबें लिखी जाती हैं, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जर्मनी में क्या हुआ था, वियतनाम में। अब ये जो सारा सिलसिला है उसमें इमरान खान साहब लेसन्स लर्न पे नजर रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा। इंसान है ना, फरिश्ता तो नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये सीखी कि लोटों के ऊपर एतबार नहीं होना चाहिए, और उन्होंने जो दूसरी पार्टी से लोटे आए थे उनको तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे पब्लिकली, यानी एक ऐसा लोगों के जहन में बिठा दिया है कि अब लोग इस बात को कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि एक आदमी दूसरी पार्टी में जा सकता है। मतलब उन्होंने देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब जहनों में ठोंस दिए उन्होंने, लोगों को निकलेंगी नहीं जहनों से। पहले भी लोग तब्दील करते थे पार्टियां, इमरान खान साहब ने ये जो कर्म किया है वो ये किया है कि खुद तो चले उन्होंने जो ठोकर खाई लोटों के हाथों वो खाई। कुछ लोटे थे, कुछ ये कि उनसे नाराज थे, कुछ जो है वो अपनी मर्जी से गए। अरे को मैं लोटा नहीं कहना चाहता, कुछ उनसे नाराज भी थे उनके, ठीक है, और उनके रवैयों से वो कुछ बात नहीं इमरान खान सुनते थे, वो नाराजगियां थी, इख्तलाफात थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो प्रोफेशनल, ठीक है, तो कुछ जो लोटे थे उनको, और कुछ जो इख्तलाफात करके गए, मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब उनकी इज्जत भी करते हैं और कहते हैं उस वक्त मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि सारे लोग जो चले गए वो सबके सबको आप लौटे गए थे, नहीं, वो कहते बात सुननी चाहिए थी, वो आदमी सही कह रहा था। तो एक तो बात ये हो गई। तो NRO जो है ना, अच्छा अब ये हुआ कि बहुत से लोग आए और वो जब गए तो इमरान खान साहब ने एक लेसन लर्नड। इमरान, सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने ये सबक सीखा इतने सालों में कि जो लोग उनको छोड़ के चले गए बुरे वक्त में, क्या वो वापस उनको फिर लेते हैं और फिर लेते हैं और फिर लेते हैं? ये एक देखने वाली बात है ना कि देखें, आप समझें कि एक अजब सी बात है कि वो उधर चले गए थे और वापस आ रहे हैं।
इमरान नवाज शरीफ साहब की तरफ, और नवाज शरीफ ने कमिट कर लिया उनसे लेसन लर्नड। अगर नवाज शरीफ साहब ने वाकई ये इतने सालों की सियासत में ये सबक है कि मुश्किल औकात में लोग छोड़ के चले जाएं और अच्छे वक्त में आपके साथ आ जाएं, तो फिर ये उनका फैसला है। मैं बतौर एक तज्जियाकारी कह सकता हूं ना कि भाई क्या लेसन्स लर्न क्या हैं। आपको अच्छे लगे बुरे लगे, अच्छे लगे बुरे लगे, हजार इख्तलाफ लगे, परवेज रशीद साथ खड़े हैं ना। परवेज रशीद इस्टेब्लिशमेंट नहीं पसंद करती, इमरान नवाज शरीफ के साथ तो खड़े हैं ना, चाहे उनको गलत मशवरे सही बहस होती रहेगी, साथ तो खड़े हैं ना। तो बात ये सारी कि क्या वो ऐसे शख्सियत, क्या दूसरे लोगों को परवेज रशीद के ऊपर रख देंगे आप, या और शख्सियत, कैसे कमिटमेंट हो गई कि जी आप इधर से आ जाएंगे तो टिकट आपको दे देंगे। ये लेसन लर्न है इतने बुरानों के बाद। इमरान खान साहब ने सीख लिया अभी तक कि मैं आइंदा नहीं दूंगा टिकट, और बल्कि आखिरी दिनों में क्या हुआ आप देखिए कि उमर चीमा जो है, उमर चीमा मुसलसल नजरअंदाज होते रहे, जो अंदरूनी सियासत थी उसमें नजरअंदाज होते रहे, आखिरी दिनों में गवर्नर बन के आए और खड़े रहे। फैसला क्या होता है उनका 31 तारीख को मैं नहीं जानता, वो कोर्ट में पिटीशन, लेकिन खड़े तो हुए कम से कम। और यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ मुसलसल साजिशें होती रहीं, मुसलसल साजिशें होती रहीं कि ये यास्मीन, आपने बहुत कम देखा होगा यास्मीन राशिद साहिबा को मेन स्ट्रीम में, लोगों में बड़ी इज्जत, लेकिन आप देखें मुश्किल वक्त में यास्मीन राशिद साहिबा निकल के आई और उनके खिलाफ खूब साजिशें होती रहीं पार्टी के अंदर। मैं कौन के खिलाफ था उसका नाम ही नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं कई दफा कह चुका हूं ये बात कि यास्मीन राशिद साहिबा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अंदरूनी सियासत। एक तो ये चीज, दूसरी चीज इमरान खान साहब का लेसन लर्न देखें। मलिक रियाज साहब जो हैं वो उनका एक बिजनेसमैन है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस कैसेट के आने से मजमूई तौर पे कोई मुल्क के अंदर कोई हलचल मच गई है, कोई देखें वो उनका इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक, जो भी गवर्नमेंट आती है उनके साथ ताल्लुक बिजनेसमैन, और कहते हैं कि भाई मैं कैसे काम करूं अगर मैं शख्सियात के साथ ताल्लुक ना रखूं। जो उनका नुक्ता नज़र है, उनका ये भी नुक्ता नज़र है कि बहरहाल मुझे काम चलाना पड़ता है और उसके लिए फायदे देने पड़ते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की भी हेल्प की थी, ये जहन में रखें, ये जहन में रखें कि आखिरी दिनों में नवाज शरीफ साहब के दौर में आखिरी दिनों में क्या हुआ था। 1 एवन फील्ड अपार्टमेंट कैसे खरीदा गया था, किसने लिया था, जैन साहब जो हैं, ठीक है, इत्तेफाक फाउंड्री के मामले कैसे। तो नवाज शरीफ साहब को भी और हमजा शहबाज साहब को अपना बेटा कहते थे, वो बड़े, मतलब याद करें, मतलब शहबाज शरीफ साहब भी जहन में रखें, और यकीन उनके जहन में होगा, नवाज शरीफ साहब भी जहन में रखें। तो क्राइसिस आ गया था, वक्त ऊपर नीचे होता है, वो क्राइसिस आ गया था बहुत अजीब सा, और उस वक्त मलिक रियाज साहब ने बेल आउट किया था नवाज शरीफ साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। लेसन्स लर्नड, ठीक है। जरदारी साहब के साथ ताल्लुक दूसरा है, नवाज शरीफ साहब के साथ कारोबारी ताल्लुक मेरी इतला के मुताबिक, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, नवाज शरीफ साहब के साथ अपना मलिक रियाज साहब का कारोबारी जॉइंट वेंचर नहीं चल रहा कि ये कंपनी एक है, कारोबार चल रहा है साथ में, ऐसा नहीं है, उनकी मर्जी है, लेकिन हो सकता है वो मेरे में नहीं। जरदारी साहब उनके साथ कारोबार है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, काम हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कोई हाउसिंग, बहुत सारे काम हैं जिसमें जरदारी साहब भी हैं और मलिक रियाज साहब भी हैं, और दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ओके, लेकिन ताल्लुक दूसरा है। अब आगे दरमियान में इमरान खान शुक्र करें कि बच गए, कारोबार नहीं शुरू हो गया, वरना मलिक रियाज भी सोचते कि यार मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, उनके साथ दोस्ती रही, डोनेशन, वो जैसे होता है हो गया सिलसिला, लेकिन शुक्र करें कि और इससे आगे नहीं गया ताल्लुक, जाते जाते बच गए। उसमें थोड़ा सा इस प्रोग्राम का भी जिक्र है। अब आप पूछें क्या जिक्र है? जी सर। बंदर आइलैंड चीख के क्या था बंदर आइलैंड, क्या था बंदर आइलैंड, क्या होना था बंदर आइलैंड में, कहां से आ रही थी? देखें बच गए, बचत हो गई ना, बस 50 लाख घर बचत हो गई। तो मैं कैसे भी कह रहा हूं, तो जरदारी साहब को वो अपना भाई कहते हैं और जरदारी साहब के क्लोज हैं, और हर एक को पता है कि इन्वेस्टमेंट्स, कारोबार, वो इट्स ओके। तो इमरान खान दरमियान में है, तो इमरान खान चले गए, उनकी जहाज में भी तो गए थे मलिक रियाज साहब के, इंडिया गए थे मोदी साहब से मिलने, तो उनकी जहाज में गए थे, वो ओके छोड़ दें। लेकिन लेसन लर्न क्या हुआ कि उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या किया?
इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक अकाउंट खोल रहा हूं जिसमें जो मैंने आगे अपनी तहरीक चलानी है उसमें मेरे कारकुन और मेरे जो गैर मुल्की कारकुन हैं और मेरे जो लोग हैं और जो मुझसे वो सपोर्टर्स हैं वो उसमें पैसे डालें ताकि मैं उनके पैसों के तहत अपनी तहरीक आगे चलाऊं। लेसन्स लर्नड कि जो डोनर्स हैं आपके कमिटेड डोनर्स हैं ना, कि मैं बहुत मेरे पास पैसा आ गया कहीं से और मैं कहता हूं कि इमरान खान को ही दूंगा। एक है जो मैं इधर भी दूंगा इधर भी दूंगा इधर भी, तो कोई भी जीत गया। और मैं ये मलिक रियाज की बात नहीं कर रहा, और भी शख्सियत हैं इमरान खान के डोनर्स में माशाल्लाह जिन्होंने हर तरफ लगाया। जी जी, कारोबार करना है उन्होंने, बिजनेस करना है, भाई रहना है इस मुल्क में। तो दूसरा लेसन लर्न, इस कैसेट के आने से इमरान खान की, ये एनआरओ नहीं मांग रहे इमरान खान साहब, ये वजाहत कर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई। तो मैंने भी कल कहा, मसला आया तो मैंने मलिक रियाज साहब को कॉल की कि मीडिया को जरा देखें, आपके जेर असर है काफी। तो बात यह कि एनआरओ नहीं है, ये इस तरह की सिचुएशन है कि क्राइसिस हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने खुद बात नहीं मुनासिब समझी करना। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम अलग हो रही है, तो आपके ख्याल से इमरान खान जो है वो एमक्यूएम से पूछेंगे कि जी आप क्यों फैसला कर लिया आपने? इमरान खान किसी ऐसी शख्सियत से कहेंगे जो एमक्यूएम से बात करे और पूछे कि यार क्या मसला है, इनको खैरियत तो ही क्यों जा रहे हैं? मतलब जब फैसला हो गया तो उसके बाद का। तो ये लेसन लर्न उधर क्या है इधर क्या है? मिसाल के तौर पे अभी शाम को आज मैं गुफ्तगू कर रहा था किसी मीडिया की किसी शख्सियत से, तो मैंने कहा जी 2-3 दिन के अंदर पिछले इमरान खान साहब ने जब से धरना यहाँ से अपना ये जो लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया है इस्लामाबाद से, एक तो इस कदर शेलिंग हुई है उस दिन, इस कदर शेलिंग हुई है कि अल्लाह की पनाह। आग किन लोगों ने लगाई है दरख्तों पे, उनको हम कंडेम कर चुके हैं, मगर जो शेलिंग हुई है जी ठीक है, और जिस तरह मतलब आंसू गैस और खुद अल्लाह की पनाह। अच्छा, और लेकिन मैं आपको वो दरख्त गाड़ियां जली हैं वो अलग, उसको हम मजम्मत उसकी कर चुके हैं, लेकिन ये शेलिंग जो की गई है ये भी एक कमाल हुआ है इस मुल्क में। अब इशू ये है सारा कि पस्से पर्दा पस्से मंजर में मुज़ाकरात जारी हैं, ठीक है, और वो मुज़ाकरात जो हैं उनके बारे में शेख रशीद साहब का कहना ये है कि वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, ना वो इमरान मानेंगे ना वो मानेंगे, ना ये मानेंगे ना वो मानेंगे। ये इख्तलाफ नहीं है दोनों का, शेख रशीद साहब का एनालिसिस है कि, लेकिन इमरान खान साहब ने 2-3 बातें ऐसी हुई जो इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ की, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब वो यहां से उन्होंने अपना एहतजाज कॉल ऑफ किया इस्लामाबाद से 2-3 रोज पहले, उन्होंने तकरीर की मुख्तसर सी, 3 अल्फाज उसमें नहीं थे जो उनकी हर तकरीर में पिछले कई महीनों से या सालों से हिस्सा रहे हैं उनकी तकरीरों का। एक तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम नहीं दूसरा लिया, एक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का दूसरा नाम जो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लिया, तीसरा उन्होंने जरदारी साहब के बारे में जो बात होती है वो भी नहीं कही, और वो शॉर्ट उनकी तकरीर थी और वो चले गए, ठीक है। उसके बाद कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, परसों हुई और गालिबन कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने किसी और इशू पे, शायद मीडिया के सवाल पे कुछ उससे में आए, लेकिन उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, यानी एक तरह से टेम्परेचर को नीचे किया उन्होंने, सियासी दर्जा हरारत को उन्होंने नीचे किया। यही बात की शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के अंदर कि हम एक मुज़ाकराती कमेटी बनाते हैं। ये मरियम औरंगजेब साहिबा को कल भी गुजारिश थी, और फिर मेरा ख्याल था कि शायद मरियम औरंगजेब साहिबा करें, फिर मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने जो शोला बयानी फरमाई और हमजा शहबाज साहब ने, तो फिर वो दर्जा हरारत को ले गए कि जैसे कोई खुदा जाने कोई मार्का फतह हो गया। भाई लेसन लर्न क्या है? लेसन लर्न ये हैं कि आप एक दफा इक्तिदार से हटते हैं, इक्तिदार तो ऐसे आने जाने वाली जिंदगी के सांस का नहीं पता इक्तिदार क्या भला है, आप मुसीबतों से, प्रॉब्लम से, अजीब जेलें, सब कितने प्रॉब्लम्स नवाज शरीफ साहब ने, उनके वालिद ने, उनकी वालदा के साथ जो कुछ हुआ उनके साथ, तो फैमिली के साथ, अब मतलब फिर इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आके कुछ तो कोई तो लबो लहजे में एक इंसान के होता है ना कि वो मतलब
हालात तो वाकयात से मतलब आप सीख अभी के अभी अभी ऐसे ही लटक रही हैं चीजें, इक़्तिदार छोड़ देना, ऐसे कच्चे धागे पे चीजें लटकी हुई हैं। लेकिन मसला ये कि फिर वही गुफ्तगू हो रही है। तो बराह करम अब देखें कि मतलब अभी तो ये फितना खान, ये जुमले लोग पसंद नहीं कर रहे। इमरान खान साहब की भी पसंद नहीं करते थे जुमले, ये मैं बिल्कुल बता दूं, और यहां पर भी पसंद नहीं कर रहे कि हम नाम बिगाड़ें, और आप इक़्तिदार में हैं तो दर्जे हरारत को कम करें। दर्जे हरारत को, टेम्परेचर, मैं उसकी वजह बताता हूं, मैं उसकी वजह बताता हूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पस मंजर में, और मुज़ाकरात की जो कमेटी है ना, उस कमेटी से आपको अंदाजा होता है कि वो कितने ठंडे मिजाज के लोग हैं। मतलब एयाज सादिक साहब उसमें हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, लेकिन शायद शाह महमूद साहब के साथ उनकी कोई झड़प हुई है तो मैं परेशान था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो बड़े खुद कूल आदमी हैं, बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जी वो शायद मुल्तान की सियासत है, तो उस वजह से कहीं नोकझोंक हो गई आपस में, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब और यूसुफ, उधर से यूसुफ रजा गिलानी बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, शाह महमूद कुरैशी है वो वजीर आजम रहे हैं, ये वजीर खारजा रहे हैं एक दौर में, तो एक और ये भी वजीर आजम के कैंडिडेट थे, बिल्कुल तक मसला, तो वो शायद उसकी वजह से वो खटपट हो गई। लेकिन वो बहरहाल मुज़ाकरात हो रहे हैं पस मंजर में कि किसी तरह से आगे बढ़ा जाए। शेख रशीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मुज़ाकराती की टीम फेल हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो एक तो बात ये, जो इख्तलाफ की बात चले, वो इख्तलाफ इस पे कि वो फेल हो जाएगी, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इमरान खान साहब की कोशिश है कि वो, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो आज इमरान खान साहब ने 3 दिन मुख्तलिफ लेजा रहा, आज उन्होंने फिर लेजे को बढ़ाया अपने दोबारा, क्योंकि कल रात को वो फिर टेम्परेचर बढ़ चुका था। अगर मरीम नवाज साहबा थोड़ा सा मामले को ठंडा करेंगी इस वक्त, एक जलसा ऊपर नीचे करते हैं बेशक, ताकि ये मुज़ाकरात जो हैं ये मतलब किसी अच्छे रुख पे जाएं। अगर आप मुस्तकिल वो करेंगे तो उसके नतीजे में वो फिर इमरान खान साहब फिर उन्होंने वही गुफ्तगू की। ठीक है सर, पीटीआई की तो समझ आती है कि चलें हुकूमत में नहीं है तो तनकीद कर रही है, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से ये जो बयानात का सिलसिला जारी है, क्या इससे उनकी कारकर्दगी और जो प्रेशर उन पे है उसको कवर कर रही है हुकूमत? पिछले मतलब जब से हुकूमत ही बनी है, ये सेटअप बना है, जो भी अरेंजमेंट है, ये इमरान खान साहब की पिच पे खेल रहे हैं। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, इमरान खान साहब की ही पिच पे खेल रहे हैं। यानी कि इमरान खान साहब ने एंगेज कोई एक तकरीर ऐसी नहीं है किसी शख्स, किसी वजीर की, कोई एक बात ऐसी नहीं है जिसका 75% हिस्से, 80% हिस्सा या 90% हिस्से में इमरान खान ना हो। जलसे का मकसद ही इमरान खान को कोसना होता है और ये बताना होता है कि नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। इसके अलावा तो पूरी, चाहे वो फेवर में हो, अगेंस्ट हो, कुछ सियासत इमरान खान साहब पे ही अटका, और ये जब तक इससे नहीं निकलेंगे, निकलना क्या था? माशी इश्यू, आईएमएफ के साथ मुआहदा साइन नहीं हुआ, खबर अभी तक या नहीं साइन हुआ, दस्तखत नहीं हुए। अभी उन्होंने एक कंडीशन कहा है कि आप जाके जाइए और जाके सब्सिडीज को खत्म, ये तेल की, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के आए। अच्छा, अभी तो बढ़ा चुके हैं सर, दोबारा बढ़ाएंगे और बढ़ाएं, 10 तारीख तक बढ़ाएं या 15 तारीख पर फिर आए वापस। अभी एक किस्त बढ़ाई है आपने, मुआहदा उसके बाद साइन होगा स्टाफ लेवल, अभी मुआहदा नहीं हुआ, अभी आपने उनकी कंडीशन पूरी की है। शर्त, एक शर्त, उनकी और शरायतें, बिजली बढ़ानी है आपने इतना ही तकरीबन पेट्रोल की कीमतें और बढ़ानी है, चाहे आप 10 तारीख तक बढ़ाएं, चाहे 15 जून तक बढ़ाएं, आपने और बढ़ानी है, इतना ही बड़ा बम गिरेगा सर पे अवाम के। आईएमएफ के साथ हमारे मामलात आगे बढ़े हैं, ये खबर है, मामलात उनके साथ दस्तखत हो गए, आईएमएफ कायल हो गई, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मैं समझ, उन्होंने कहा एक अच्छा, तो फिर अब दोबारा उन्होंने कहा दोबारा भी बढ़ाते हैं, थोड़े दिनों में आते हैं दोबारा, तो 10 तारीख तक 15 जून से दूसरा बम गिरेगा पेट्रोल का। ठीक है, बिजली की प्राइसेस, ये टैक्सेस, ये आपके एफबीआर। अच्छा, अब क्या हुआ, इंपोर्ट लग्जरी आइटम्स के ऊपर वो हो गया, तो एयरपोर्ट पे जो आदमी आ रहा है उसका फोन चेक हो रहा है। आप जरा फोन खोलें, सामान देखें इसमें कोई ये क्या है, कितना पुराना है, ये नया तो नहीं, आगे नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि जितना ज्यादा आप पाबंदी लगाते हैं चीजों पे, उतनी ही ज्यादा पाकिस्तान जैसे माशरे में करप्शन बढ़ जाती है। मिलती हर चीज है, स्मगलिंग शुरू हो जाती है, करप्शन शुरू हो जाती है, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। और जनाब मतलब आपके ख्याल से यहाँ पे जो एलीट क्लास है, एलीट कैप्चर हुआ है मुल्क में, तो आपका ख्याल है कि वो यहाँ पे
मतलब उनके जो कुत्ते हैं, उनके जो कुत्ते या उनकी जो बिल्लियां हैं, वो क्या लोकल रोटी खाएंगी? उनके कुत्ते लोकल रोटी खाएंगे? भाई इतने घटिया हैं हम लोग क्या कि उनके कुत्ते वो खाना खाएंगे जो खाना जो है वो एक आम आदमी की खुराक से भी महंगा हो? और वो क्या खाएंगी वो डॉक्टर साहब, ये खाएंगे, उनकी सवाल है। तबीयत खराब हो जाएगी। वो कुछ बिल्लियां हैं, उनका देखें ना, बिल्ली का खाना तो फ्रांस से आना जरूरी है। हम्म। वो लग्जरी, तो आप ख्याल से वो बंद हो गया सारा? वो कुत्ते बिल्ले मर जाएंगे, उनको उनको लोकल खाना खिला दें आप। वो मतलब उनको भी तो आदत पड़ी हुई है ना। तो बात ये है सारी कि वो भी था कि जी इसके ऊपर इतनी तनख्वाह वाला इतना 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 ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो सब एक ही उसमें चले गए और 2-2 हज़ार रुपए का पैकेज दिया। इससे ज्यादा शायद दे भी नहीं सकते। माशी सूरत हाल ठीक नहीं है और फैसले करने थे। सवाल यह है कि किसी ने फेवर तो नहीं किया। मतलब यही फर्ज करें कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो वो भी कुछ ऐसे ही आईएमएफ डील कर रहा था ना कि कीमतें बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो तासुर ये था कि इतनी भारी भरकम शख्सियत आई हैं तो उनको आईएमएफ कोई फेवर देगा? आईएमएफ ने दिया फेवर जिसका नाम है ठिंगा। और वो उसके बाद फिर सऊदी अरब फेवर देगा, और वो फेवर देगा जब आईएमएफ खुश हो जाएगा, और जब आईएमएफ ही खुश हो जाएगा तो फिर चाइना फेवर देगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने डॉक्टर साहब कहा है कि कोई खुशखबरी आने वाली है चाइना से। नहीं, यही खुशखबरी आने वाली है ना कि आईएमएफ के साइन होगा तो चाइना देगा ना रिलीफ। चाइना भी क्यों नहीं दे रहा? कहे ना परसों आ जाए, तशरीफ ले आए, हम आपको दे देते। चाइना उसको देगा जब आईएमएफ के साथ डील होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जून जुलाई तक हमें उम्मीद है, जुलाई अगस्त तक वो चाइना दे देगा। तो आईएमएफ के साथ मशरूत है। सही, ठीक। अच्छा जी, तो यानी तय हुआ कि कुछ तय नहीं है अभी और बम चलने और कौन को बर्दाश्त करने। अब मुझे ये बताएं यहां पर कि ये गंदुम, जरा मैं आपको बताऊं, अभी तो पेट्रोलियम की बात हो रही है ना। ये यूएस इंटेलिजेंस का एक मैप है जो उन्होंने रिलीज किया, और ये मैप ये बता रहा है कि जो ब्लैक सी है उस पे यूक्रेन के तमाम, इसमें बड़ा ये जो जितना आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये ब्लैक सी पे यूक्रेन के तमाम इन इलाकों पे रशिया का कब्जा हो गया। यानी यूक्रेन कट गया है किससे? ब्लैक सी से। सही। ये ग्रीन कलर जितना है ये रशिया है। जी जी, ठीक है। रशिया ने पोर्ट्स के ऊपर यूक्रेन की टेरिटरी जी, यूक्रेन में साउथ यूक्रेन का वो हिस्सा जो ब्लैक सी पे जाता है, जहां उनकी बंदरगाहें हैं, वहां पे रशिया आ गया है। ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ, इस खबर का वो क्या है, दुनिया का 2/3 गंदुम यूक्रेन की बंदरगाहों से निकलता है। पेट्रोलियम को छोड़ दें आप, पेट्रोलियम का जिक्र ही नहीं हो रहा। उसके बाद ये हुआ कि फौरी तौर पे बरतानिया के प्रेस में ये आना शुरू हुआ कि जैसे न्यूज वीक ने कहा, प्यूटिन प्लान्स, जो 13वां हमारी स्लाइड है, प्यूटिन प्लान्स टू लेट वर्ल्ड स्टार्व। प्यूटिन दुनिया को भूखा मारने जा रहा है अनलेस डिमांड्स मेट एज रशिया होल्ड्स ग्रेन। सारा का सारा गंदुम ये है 25 तारीख को, परसों 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि सारी चूंकि बंदरगाहों के ऊपर कब्जा कर लिया है इसलिए दुनिया को भूखा मारने जा रहा है प्यूटिन। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आप देख सकते हैं 24 तारीख के वॉशिंगटन पोस्ट में, यूएस इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट शोज रशियन नेवल ब्लॉकेड ऑफ यूक्रेन। अब ये जो बात है, ये यूक्रेन का ये मैप आया हुआ है वहां पे, ये जो यूएस इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, यानी यूक्रेन से नेवल ब्लॉकेड का मतलब है कि दुनिया के अंदर गंदम की शॉर्टेज, फूड सप्लाई बंद। ठीक है। और 2/3 गंदम यहां से आ रही है दुनिया की। ठीक है, ठीक है। गंदम पेट्रोलियम पाकिस्तान को भी सुने, पूरी दुनिया को आ रही है। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ जनाब कि यूरोप के लीडर्स मिले, ठीक, मैक्रों और शोल्स जो कि जर्मन चांसलर और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों, और उनकी मुलाकात हुई। फाइनेंशियल टाइम्स आज का ही गालिबन, यूरोपियन लीडर्स अर्ज प्यूटिन टू अनब्लॉक यूक्रेन्स ग्रेन सप्लाईज, कि खुदारा वहां से यूक्रेन की जो ग्रेन, जो गंदुम की सप्लाई है उसे तो खोलें।
अभी पड़ा हुआ है रौला गैस का, अभी पड़ा हुआ रौला पेट्रोल का। अब ये है कि जी ओडिशा अगर ब्लॉक रही तो उसके बाद गंदमंद हो जाएगी पूरी दुनिया की। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर प्रोग्रेस हुई कि रॉयटर्स ने ये खबर दी, ये आज की खबर है, रॉयटर्स ने कहा ही इज विलिंग टू डिस्कस रिज्यूमिंग यूक्रेन ग्रेन शिपमेंट्स। वो यूक्रेन के साहिलों से जो सप्लाई हो रही है गंदम की पूरी दुनिया को, वो देने को तैयार हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं यूक्रेन को असला देना बंद किया जाए। अच्छा जी। संडे टाइम्स, आज संडे टाइम्स, तो टाइम्स एक दुनिया के में खत्म मोतबर तरीन अखबार में से है, उसने कहा रशिया इज विनिंग बैटल टू कंट्रोल वर्ल्ड्स वीट। अब क्या है, ये तेल की बात छोड़ दें, वो कामयाब हो गया है, ये आज का संडे टाइम्स, वो कामयाब हो गया है जनाब। रशिया ब्लैक सी को, अब स्ट्रेटेजी देखें, वो केव के ऊपर लगे हुए थे कि जी केव के ऊपर कब्जा होगा, केव दारुल हुकूमत पे कब्जा हो गया, प्यूटिन ने दारुल हुकूमत को छोड़ दिया, वो आराम से इस साइड से आए, ईस्ट साइड से, ये डोंबास की साइड से आके उसने ब्लैक सी की पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया आपकी इकोनॉमी, और यूक्रेन को ब्लॉक करके एक लैंडलॉक कंट्री बना दी है कि अब यूक्रेन को यूक्रेन क्या करे। देखिए ना, यूक्रेन की जो असल तो तिजारत है ना पोर्ट से, दुनिया की तिजारत डिपेंड कर रही है, दुनिया भर की तिजारत। ये है आपकी इस वक्त की रियल पॉलिटिक्स के। और ये संडे टाइम्स है आज का, आज इतवार का दिन है, आज का संडे टाइम्स है कि गंदम को काबू कर लिया है रशिया ने पूरी दुनिया की। और रशिया ही बात कर रहा है कि अच्छा सैंक्शंस बंद करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो फिर हम मानते हैं। और फिर एनबीसी, आज का एनबीसी कुछ देर पहले ये न्यूज ब्रेक कर रहा है कि प्यूटिन सेज ही इज विलिंग टू डिस्कस रिज्यूमिंग यूक्रेन ग्रेन शिपमेंट्स। वो विलिंग है, तैयार हो गया मानने के लिए, कंडीशन रखी है ना। रशिया इज रेडी टू हेल्प फाइंड ऑप्शंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन। अच्छा जी, ये इसमें ब्लैक लिखा हो तो मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन, लेकिन बेसिक बात हुई है ब्लैक सी पोर्ट से कि फर्टिलाइजर भी देगा और ग्रेन भी देगा। फर्टिलाइजर यानी गंदम, थर्ड ऑफ ग्लोबल वीट सप्लाई, 1/3। और मैक्रोन से बात की है, शॉल से बात की है, लेकिन 7 कंडीशंस ये रखी हैं कि आप असला देना बंद करें। और जब आपने खरीदारी शुरू कर दी तो खरीदारी कैसे करेंगे? रूबल्स में जी, रूबल्स में। अकाउंट तो बंद हो गए ना सारे। वो कह रहा है जो चीज लेनी है वो रूबल्स में होगी, डॉलर्स में नहीं होगी। अब गंदम भी अगर दुनिया ने खरीदनी शुरू कर दी रूबल्स में, देखें बड़े फैसले ले रही हैं कौमें, बड़े फैसले इतने बिल। ये मैं आपको सिर्फ एक बात यहां पे सिर्फ आपको बताऊं, जो मैंने कल बात की थी, मैं इस पे 2 मिनट और लूंगा। कल मैंने एक बात की थी कि अमेरिका का जो असर कायम है इसके ऊपर, ये असर क्यों कम हो रहा है मशरिक़ी वुस्ता पे। अमेरिका निकल गया यूक्रेन में फंसा और अमेरिका निकल गया एशिया के ऊपर। पीछे क्या हुआ? पीछे ये हुआ कि तुर्की और सऊदी अरब की दोस्ती, तुर्की और ईरान प्रॉक्सीज वगैरह चल रही हैं, लेकिन एक बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद सऊदी अरब और कतर, उसके बाद जनाब तुर्की और मिस्र, जो कि हुस्न मुबारक के बाद और अखवान मुस्लिमून की वजह से जो है वो मामला खराब हो गए थे, उनके बिगड़ गए थे, वो मामला शुरू हो गए दोबारा। बगदाद के अंदर मीटिंग्स हुई, बशर उल असद ने ट्रैवल किया, ठीक है। अब उसके नतीजे में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने देखा कि 1 मिनट, ये जब अफगानिस्तान छोड़ के निकल गए और आगे जाके एशिया बात करें तो हमें आपस में मिलकर बैठना है। इसीलिए वो डेलीगेशन आया, जिस डेलीगेशन का मैंने कल जिक्र किया था कि कैमिला हैरिस नायब खलीफा बिन जैद की ताजियत के लिए, विलियम बर्न्स, कैमिला हैरिस, ऑस्टिन लॉयड, टोनी ब्लिंकन, ये सारी शख्सियात तशरीफ लाई ताजियत के लिए। यानी तमाम शख्सियात तशरीफ लाई, एक हाई पावर डेलीगेशन ताजियत के लिए, लेकिन साथ ही ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, और यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग बात देखें कि ये एक CNBC का मैंने एक आर्टिकल निकाला कुछ अर्से पहले का, ये है 2019 का। ये देखें आप जरा, मिडिल ईस्ट भी तो देख रहा है ना, मशरिक़ वुस्ता भी तो देख रहा है। CNBC कह रहा है, अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करके, छठी स्लाइड, रेफरेंस इसीलिए जरूरी देना होता है ताकि वो इसको चैलेंज ना कर सके कोई। अमेरिका हैज स्पेंड $6.4 ट्रिलियन on wars in the Middle East. ट्रिलियन,
not a billion. $1 trillion on wars in Middle East and Asia since 2001, a न्यूज स्टडी की रिपोर्ट। ये है 2019 तक, उसके बाद 20 में गए ना, 20, 21 में निकले हैं बाहर, तो अफगानिस्तान में उसके बाद भी हो गया होगा। तो 2001 से मिडिल ईस्ट में और एशिया में जो खर्चा हुआ है वो 6.4 ट्रिलियन। नतीजा क्या निकला? भाड़ झोंकी। इराक में क्या हुआ? लीबिया में क्या हुआ? सीरिया में। सवाए इसके कि अदम खाना जंगी शुरू हुई ना अफगानिस्तान में, कहां पर क्या हुआ? किस मुल्क में कौन सी जमहूरियत बहाल हो गई और कौन सी फतह हासिल हुई? सवाए इसके कि वहां लाखों लोग मर गए और विड्रॉल करना पड़ा। एक दहशतगर्दी बन हो गई, ग्रुप बन गए, बम धमाके, अच्छे खासे मुल्क तबाह हो गए। और तबाह करने की कॉस्ट क्या? 6.4 ट्रिलियन अपनी जेब से गया। अब इशू ये कि क्या मिडिल ईस्ट नहीं समझ रहा? क्या मशरिकी वस्ता के लोग नहीं समझ रहे कि भाई ये एक मिनट ठहर जाओ, ये अफगानिस्तान से जो निकल गए उधर से निकल के हमारे पास से जा रहे हैं निकल के, तो हमें दोस्ती करनी है आपस में, हमें मिलकर रहना है। तुर्की और सऊदी अरेबिया का ब्रेक थ्रू, कतर और सऊदी अरेबिया का ब्रेक थ्रू, इजिप्ट आ गया फोल्ड के अंदर वापस, ईरान की बातचीत हो रही है। तो बात यह है कि अब ये पहुंचे धड़ करके, इतना हाई पावर डेलीगेशन लेके गए, ओए ये क्या हो गया? उन्होंने सबने वोट डाल दिया कंडेमनेशन की रशिया की यूक्रेन वॉर पे। सारे के सारे पहुंचे ताजियत के लिए जी। आप तस्वीर करें, सब पहुंच गए ताजियत करने के लिए, और वहां ताजियत करके पहुंच रहे हैं। और ये दुनिया बड़े फैसले कर रही है, बेशक सर, बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं, बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़े काम हो रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है लोगों में। पाकिस्तान के लोगों को हमने न्यूक्लियर बना लिया और यहां पर फंसे हुए हैं इस बात में कि गंदम कहां से आएगी। जस्ट इमेजिन, आपने न्यूक्लियर बनाया, ज़राई मुल्क होने के बावजूद सर, जहां ज़राअत तो जहां खेत होता था वहां आपको एक हाउसिंग सोसाइटी नजर आ रहा है। पत्थरों का पथरीला मुल्क बना दिया आपने। जहां खेत खलियान होते थे, जहां पे फसलें उगती थी, वहां ये हाउसिंग सोसाइटी, वहां ये प्लाजा, वहां ये, आप निकले, आप शहरों में निकले, सब शहर होते थे, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, सर सब शहर होते थे, खेत खलियान सर। अब क्या है? बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं। अच्छा है ये नहीं कि, लेकिन उसके साथ आप ये तो ना हो ना कि कल को आप एक चीनी भेज रहे हैं, बाहर से वापस मंगा रहे हैं, यहां से गंदम से वापस मंगवा रहे हैं। अब कहीं तो ज़राअत को रहने देना, कभी तो जरूरत नहीं जी। वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हो गई ना, तो ज़राअत खत्म हो गई। और भाई ज़राअत की आपको जरूरत पड़ गई, पता चला ज़राअत आपसे नहीं, ये इशू नहीं है। देखें ना, हमने तो यहाँ पे क्या खेत क्या लगाना है यार, क्योंकि माल ज्यादा मिल गया। लेकिन अब क्या हुआ? कुदरत एक ऐसी जगह पे ले आती है ना फिर वापस कि आपको नेचर से करीब होना पड़ता है। आपको अचानक पता चला कि ओह, ये तो भाई इतना बड़ा प्लाजा बना रह गया, वो कहीं से वैक्सीन की तैयारी के लिए लाओ भाई कोई चीज, वो वैक्सीन की जरूरत पड़ गई है। प्लाजा नहीं खुलेगा तो लोग मर जाएंगे। वैक्सीन मतलब कुदरत आपको याद दिलाती है, जब कुदरत के साथ खेलते हैं ना, ये जलजले वलजले, इसलिए आपने पहाड़ काट देते हैं, दरख्त काट दिया आपने। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें इतना अब ये क्या इशू छिड़ा हुआ मुल्क में, इख्तियार, इसको टेम्परेचर को करें ठंडा। खबर ये है अभी तक, आज तक का तज्जिया गलत भी हो सकती है। जी का जाना ठहर गया है, जी का जाना ठहर गया है। अच्छा, इसी महीने से मुराद जो भी महीना अगला है, यानी आज से, यानी कि मजीद वक्त, यानी हम डिस्कस करते हैं ना, आज है 29 मई, तो हम चलें 29 जून तक देखते हैं कि क्या हालात होते हैं। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। हो सकता है इमरान खान साहब मार्च करें इस्लामाबाद का, हो सकता है मार्च के बगैर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि नवाज शरीफ साहब अपने ओरिजिनल आइडिया पे चले जाएं कि मार्च के नतीजे में तो नहीं, लेकिन हमें इतना ज्यादा बोझ शायद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और हम कब तक इमरान खान को कोसते रहेंगे, और ये कब तक लोग, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, दूसरी किस्त आ रही है अभी महंगाई का, दूसरा बम आ रहा है, और बजट भी है सर, बजट भी है। बजट तो उसको तो उससे पहले ही करना है, ये बजट में डाल के। बिजली लोड शेडिंग हो रही है, और बिजली का बिल बढ़ा, बिजली आ नहीं रही सर। 12-12 घंटे की कह रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग हो रही है। गैस आपको पता है कहां आ रही है? गैस की किल्लत कहां से पूरी हो रही है? पानी के नलकों से। पानी के नलका खोलें तो गैस, बिजली का बिल उठाएं तो बिजली सर ऊपर गिरती है आसमान से। सर बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात से हटकर नैब तरमीमी बिल को लेकर भी पीटीआई को बड़े तहफ्फुज़ात हैं और आज चैलेंज हो कहा गया जाएगा, है कि कोर्ट इसको अदालत में चैलेंज हो जाएगा, अदालत में चैलेंज हो जाएगा और ऐसा इसको चैलेंज करने की तैयारियां भी हो रही हैं। जो इलेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चैलेंज, क्योंकि उसके ऊपर एक कहा जा रहा है इलेक्शन कि कमीशन असेंबली में नुमाइंदगी दी जाएगी। नहीं, इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसको चैलेंज करने की तैयारियां हो रही हैं। नैब वाला देखें, वो जो ईसीएल वाला एक केस लगा है ना कि जो लोग हैं उन्होंने खुद अपने आप को फायदा कैसे पहुंचा दिया, उससे आप सुप्रीम कोर्ट, बहुत से लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कई दफा फैसला अलग आ जाता है, लेकिन कई दफा मैंने ये भी देखा है कि उनका एक आपको माइंड रीड करने में कि सुप्रीम कोर्ट सोच किस तरह से रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा इलेक्शन कमीशन को बुला के कि कब तक इलेक्शन करवाएंगे, उन्होंने कहा अक्टूबर तक, उन्होंने अक्टूबर तक करा लेंगे, मौजूद हुकूमत चाहिए। तो उनका एक जहन था कि ये मतलब आपको एक जहन, एक फैसला है अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 15 सफात के मुश्तमिल फैसला है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला किया है कि मुदस्सिर नारू समेत 6 लापता अफराद को 17 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए, वरना वजाहत की जाए, और सेक्रेटरी दाखिला तमाम वजीर आजम और काबीना मेंबरान के सामने रखें। अतर मिल्ला साहब का फैसला है, और वफाकी हुकूमत को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और उनके बाद आने वाले तमाम वज़ीर आजम को नोटिस जारी करने का हुक्म, नोटिस जारी कर दिए सबको, ठीक है। और तमाम लोग अपने यानी वज़ीर आजम और मुशर्रफ साहब बयान हल्फी दाखिल करवाएं कि क्यों ना उनके खिलाफ आइन से इनराफ की कार्रवाई शुरू की जाए। बड़ा सख्त फैसला है अतर मिल्ला साहब के लापता अफराद, और ये बड़ा एक इशू है लापता अफराद का जो है, ये पाकिस्तान में एक बड़ा इशू चल रहा है कई, और अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन करें कि मुस्तकबिल में जबरी गुमशुदगी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ आमना मसूद जंजुआ साहिबा की तजावीज़ को ज़ेर गौर लाके आइंदा समात पे, तो बड़ा सख्त फैसला है और बड़ा अच्छा फैसला है कि ये एक इशू जो है इसको ख़त्म होना चाहिए कि जबरी गुमशुदगियाँ क्यों हो रही हैं। अच्छा, ये जो रशिया का इशू है, देखें इंडिया, यूरोप, सारे मुल्क जिनके अपने इश्यूज हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं। अब जाके पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम हो सकता है, क्यों, इशू क्या है, मतलब ये क्या इशू है? अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा तो आप यहाँ भूखे मर जाए, लोगों को मार दें। भाई जहां से चीज सस्ती मिल रही है आप जाते हैं, तो जाके आप कहीं आप किसी सुपर मार्केट में चले जाएं और कहीं अमेरिका की बनी चीज मैं नहीं लूंगा तो ये अमेरिका नाराज क्यों हो जाएंगे? भाई आपको अपने लोगों को देखना है कि आपने अमेरिका बहादुर को, अमेरिका से जो चीजें उनके पास नहीं है वो खुद चाइना से और इधर दुनिया भर से डील कर लेते हैं खामोशी के साथ। तो मसला ये है कि वो अगर श्रीलंका को उन्होंने दे दिया, और श्रीलंका में आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इतने दिनों के बहरान नहीं हल हो पा रहे ना, तो एक उनका सोल्यूशन जो है, और मैं यहाँ पर ब्लूमबर्ग को ही कोट कर रहा हूँ कि देखें पहले क्या हुआ, 2 स्टोरीज ब्लूमबर्ग की बड़ी इंटरेस्टिंग है, 2 स्टोरीज हमें देखें सीखना चाहिए। यूरोप में है सर्बिया, क्या किया प्यूटिन ने आज, ब्लूमबर्ग की स्टोरी क्या सर्बिया को क्या उसको